हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और चाहे आप 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, 10th में पढ़ रहे हो या कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो ओम्स लॉ जो है सो ऑलवेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग आज ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो बेसिकली ओम्स लॉ जो है सो एक रिलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है जो मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ओम्स लॉ उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट इसके साथ साथ ये भी है कि ओम्स लॉ जो है सो हर हमेशा आप एक चीज देखते होंगे कि बुक्स में लिखा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ जो है सो हर हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है, तो अगर हम प्योर मेटल का बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सो उसका जो है सो जो कांस्टेंट फैक्टर है, जो हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का, वो जो है सो इंक्रीज हो जाता है। तो या फिर टेम्परेचर को अगर हम घटाते हैं तो क्या कहते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे हमने सुपर कंडक्टर के केस में देखा था, जब मरकरी को हम लोग बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो जो है सो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और वहाँ पे उसके पास जो है सो किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं बचता है। तो क्या है कि एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग जो ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है सो हम लोग पढ़ेंगे करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के बारे में। ओके, तो है क्या ओम्स लॉ? अगर हम स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो स्टेटमेंट क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference across them. So suppose कि अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर लेते हैं और इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो हो रहा होगा ये करंट, ये जो है सो इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और वो हो जाता है V इक्वल टू IR, जहां पे R जो है वो हमारा है रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू IR। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, तो आप लोग नॉर्मली क्या लिखते हो? V इक्वल टू IR, है ना। द रिलेशन बिटवीन द V इक्वल टू IR इज नोन एज द ओम्स लॉ, बट इट इज नॉट करेक्ट। सो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओके, सो यहां से हमारे पास जो है सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक दो और तीन कंपोनेंट है V इज इक्वल टू IR में। तो आप यहाँ पे जरा चेक करो, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? V इज इक्वल टू IR, या फिर I इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई R। अब आप देखो कि यहां से क्या है, अगर हम R के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जो यहाँ पे जो करंट है, ये जो करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। ओके, एंड जो यहाँ पे V इक्वल टू IR है, तो यहाँ पे जो इस रिलेशन में आप देख सकते हो क्या, जो कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, या करंट जो होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का। ओके, तो हमारे पास जो है तीसरा रिलेशन यहाँ से क्या हो सकता है? R इज इक्वल टू V बाई R। तो अगर हम इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि 3 क्वांटिटीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट। ओके, और इस तीनों में से अगर कोई भी दो मालूम होगा तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। बट वहां पे एक चीज आपको हर हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी तरीके के कंडीशंस में हमारा टेम्परेचर जो है सो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब क्या है, यहाँ पे जो एक नया टर्म्स ऐड हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ आई होप कि आप समझ में आया होगा, और ओम्स लॉ के साथ साथ जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक नया टर्म्स आया रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में भी जानना जरूर चाहेंगे। क्या है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या होता है?
कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटलिक थिंग्स का जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। और हम जानते हैं कि इंसुलेटर जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, दैट्स वाई वो जो है सो करंट को फ्लो नहीं कराता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? अगर आप देखें तो कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है जिसके कारण से आप करंट फ्लो कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कंडक्टर से ज़्यादा होता है जिसके कारण से उसमें थोड़ा सा कम करंट फ्लो होता है। और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो है क्या एक्चुअली में रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हम तीनों एग्जांपल में क्या देखें कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को अपोज करने का काम कर रहा है ना। कंडक्टर में चूंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट आसानी से फ्लो होता है और बहुत अच्छा से फ्लो होता है ना। तो रेजिस्टेंस जो है सो क्या है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, है ना, या किसी भी मेटलिक थिंग्स का। ओके, तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, सो रेजिस्टेंस क्या है, एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है और जिसका काम होता है करंट को अपोज करना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सो ये रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा क्या होता है जिसके कारण से हम बोलते हैं कि ओम्स लॉ जो है सो सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड करता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा कंडीशन सेटअप करता है, यहाँ पे ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये पूरा सेटअप जो है सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखो इस पूरे सेटअप में आपका ये जो मेटलिक कंडक्टर है ये तो फिक्स हो गया। अगर आप कॉपर लगाते हो तो कॉपर ही रहेगा, है ना। अगर आप एल्युमिनियम लगाते हो तो एल्युमिनियम ही रहेगा, है ना। इस पूरे सेटअप में जब तक आप उस मेटलिक कंडक्टर को रिप्लेस करके किसी दूसरे मेटलिक कंडक्टर को नहीं लाते तब तक तो कंडक्टर चेंज नहीं होने वाला है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम कंडक्टर जो लगाए हैं इसका जो है सो नेचर यानी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है वो आपका कांस्टेंट रह गया। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है कि इसका जो लेंथ होगा वो भी कांस्टेंट ही रह जाएगा और थिकनेस जो होगा वो भी कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, तो बच गया क्या, एक ऐसा फिजिकल कंडीशंस जब जो हमारा टेम्परेचर है, राइट। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो होता क्या है, प्योर मेटल में या मेटलिक थिंग्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस जो है सो वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है सो वो इंक्रीज करता जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाता है। तो अगर हम बात करें कि मान लेते हैं क्या जो कि ये अगर रूम टेम्परेचर पे है, राइट, रूम टेम्परेचर पे ये जो है सो होगा जो ये रिलेशन है ये आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब मान लेते हैं रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को ले जाते हैं, तब क्या होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और तब क्या होगा, यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा इस कंडक्टर में, राइट। जिसके कारण से क्या होगा, तब वहां पे ओम्स लॉ वेरी नहीं करेगा। तब आप देखेंगे क्या देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने सेम रखा लेकिन अमाउंट ऑफ करंट क्या हो गया, घट गया। क्या करते हैं पिछले वाले जैसे हम रूम टेम्परेचर पे हमने अमाउंट ऑफ करंट निकाल लिया, अब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल लेते हैं, अब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल लेते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा जो अमाउंट ऑफ करंट है वो चेंज होता है, राइट। तो टेम्परेचर पे जो है सो इसीलिए हम लोग हर हमेशा ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करते हैं। ओके, तो अब हम जो है सो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो है सो रेजिस्टेंस को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुके हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, अगर हम ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के थ्रू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। ओके, और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट को हम लोग बोलते हैं ओम, और जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आता है रेजिस्टेंस का ये सिंबल है तो हम यहां से लिख सकते हैं ये 1 ओम इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट,
ओके। एंड करंट है तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो यहां से क्या आया हमारे पास 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, इसको हम सिंबलाइज इस तरीके से करते हैं। और 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब यहां से आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस को कि 1 ohm of resistance will be developed in any conductor when 1 volt of potential difference will applied and 1 ampere of current flow through it. Okay, so basically we define the resistance. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और आप देखिए कि जब हम ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करते हैं तो हम लोग जब मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर जो है सो वेरी कर जाता है। लेकिन नॉर्मली जो एलॉय है जैसे निक्रोम हो गया या फिर कॉन्स्टेंटन हो गया या मैग्नीन हो गया, इन सब का जो रेजिस्टेंस होता है वो अनअफेक्टेड होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो भी, राइट, बिकॉज दीज आर द एलॉयज। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, जैसा हम लोग देख ही चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ओम्स लॉ पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम लोग वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा डिपेंडिंग फैक्टर है वो है टेम्परेचर। दूसरा है जो है नेचर ऑफ मटेरियल, और तीसरा है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड चौथा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं कहीं पे इसको हम लोग थिकनेस भी बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास ये 4 फैक्टर है जिसपे जो है सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट। अब है क्या किस किस तरीके से डिपेंड करता है इसको हम लोग देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से। तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस जो है सो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटल का जो या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर जो है सो डिक्रीज होता है तो मेटल का या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल्स का बात करें तो डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल के साथ जो है सो डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल का बात करते हैं तो चलिए हम एक लेते हैं कंडक्टर, एक सिंपल सा कंडक्टर मान लेते हैं, हम कॉपर लेते हैं, राइट, और हम एक एलॉय लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर और एलॉय दोनों को हम सेम टेम्परेचर पे रखते हैं। ओके, ठीक है। कॉपर और एलॉय दोनों का हम लेंथ भी सेम लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 कंडक्टर है ए बी, और हम एक कॉपर लेते हैं और हम एक एलॉय लेते हैं। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और A2, तो यहां से हम A1 इक्वल टू A2 मान लेते हैं। ये जो लेंथ है L1 और ये जो लेंथ है L2, हम L1 इक्वल टू L2 ले लेते हैं, राइट। जो टेम्परेचर है वो सेम है कि जो है अगर हम इसको हम T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं और इसको T2 टेम्परेचर पे मान लेते हैं, यहाँ T1 इक्वल टू T2 कर लेते हैं। लेकिन क्या है, मटेरियल का जो नेचर है वो अलग अलग है। यहाँ पे ये जो है सो कॉपर है और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं निक्रोम वायर। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर वायर है और एक एलॉय वायर है, राइट। दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग है, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर का रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 60 टाइम्स कम होता है किससे, एलॉय से, यानी कि दिस निक्रोम से, राइट। तो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हम इवन कि हमारा सारा पैरामीटर सेम हो, ठीक है, सारा पैरामीटर हम इक्वल रखते हैं, फिर भी नेचर ऑफ मटेरियल जो है सो क्या होता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो हमारा जो डिफरेंट मटेरियल्स है दे हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद क्या है, लेंथ। आप देख ही चुके हैं जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटता है तो रेजिस्टेंस
घटेगा। और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी कि अगर थिकनेस अगर बढ़ता है, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, थिकनेस अगर कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ग्रेटर होगा यानी कि थिकनेस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है सो थिकनेस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस का डिपेंडिंग फैक्टर है वो 4 डिपेंडिंग फैक्टर्स है, और किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है इस 4 डिपेंडिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इस 4 डिपेंडिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग ओम्स लॉ को आगे देखते रहेंगे। ओके, तो ये था हमारा ओम्स लॉ, और इसमें आने वाला जो एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, जो कि हम वोल्टेज और करंट के बारे में तो बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ थ्रू एन एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में